Good afternoon, class. शायद। चले भैया, मल्टी थ्रेडिंग हमने रोका था, उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं हम टॉपिक। इज आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? Okay, so we'll discuss about the thread states. We'll discuss about the thread states. Okay, तो भैया थ्रेड के स्टेट्स पहले पता कर लेते हैं। The first state of the thread is new. Okay, so new, when the thread is created, it's in the new state. Okay, जैसे ही आप थ्रेड क्रिएट करेंगे, it's in the new state by calling constructor of थ्रेड क्लास। ठीक है भैया, थ्रेड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया आपने, आपकी थ्रेड क्या हो जाएगी, बन जाएगी और न्यू स्टेट में चली जाएगी। देन कम्स द सेकंड स्टेट, दैट इज रनेबल। व्हेन यू कॉल द स्टार्ट मेथड of thread class, then the run method will be invoked and thread will move to the runnable state. Okay, तो runnable में कब आती है, जब आप start method कॉल करते हैं and that method will invoke the run method. That method will invoke the run method and thread will move to the runnable state. रनेबल का मतलब होता है बहुत सारे, एक तो होता है रेडी टू एग्जीक्यूट। ओके,
रेडी टू एग्जीक्यूट हो जाती है, मतलब न्यू में भी आप बोल सकते हैं कि थ्रेड इज अ रेडी टू एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ से इसको रेडी टू एग्जीक्यूट को हटाते हैं। ओके, रनेबल का मतलब होता है कैन बी एग्जीक्यूटिंग। ओके, कैन बी एग्जीक्यूटिंग मीन अगर थ्रेड रनेबल में है तो थ्रेड अपना वेट कर रही है किसके पास, थ्रेड शेड्यूलर के पास वेट कर रही है कि उसको टाइम मिले, क्या मिले, टाइम टू एग्जीक्यूट। ओके, थ्रेड को टाइम मिले फॉर एग्जीक्यूशन। So that means if a thread is in runnable state, it's not always running. It's not always running. If there are multiple threads, if all the threads are in runnable, then some threads are waiting in the thread pool. Some threads are waiting in the thread pool, from where the thread scheduler will give the execution opportunity to each and every thread. Each and every thread. Then a thread can reach to a blocked state. Okay. When a thread is waiting for resource that is occupied by some other thread, okay, हो सकता है प्रिंटर के लिए वेट कर रही हो तो प्रिंटर के लिए ब्लॉक हो गई है। ओके, स्कैनर के लिए वेट कर रही हो, स्कैनर के लिए ब्लॉक हो गई। So when the thread is waiting for a resource that is occupied by some other thread or waiting for some input output, आपने यूजर को कुछ आउटपुट दे दिया है और आप उससे इनपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो एट दैट टाइम ऑल्सो द थ्रेड विल बी इन वेटिंग in the blocked state. Then waiting to acquire a lock. In synchronization model, when two thread has to be synchronized, then the thread will apply for a lock. Then the thread will apply for a lock because in synchronization you do not want concurrent access to a particular object or you will get the corrupt value, okay, or the corrupted value. Instead of that, what you'll do will you will perform locking on that particular resource. Okay, so thread sometimes first acquire the lock, and then what they do, they will perform the activity. After completion of their activity, they will release the lock. Now, if one thread T1 is waiting for lock that is held by thread T2, ओके, तो क्या ये T1 हमेशा वेट करे, नहीं, तो कभी कभी ये थ्रेड क्या करती है, टाइम्ड वेटिंग पे चली जाती है, टाइम्ड वेटिंग पे चली जाती है कि इतने टाइम में अगर मुझे मिल गया रिसोर्स तो मैं वेट से रनेबल में चली जाऊंगी, ब्लॉक्ड स्टेट से, और एल्स व्हाट आई कैन डू, आई कैन रीचेक आफ्टर सम टाइम। तो वो टाइमर के साथ वेट करते हैं टू एक्वायर अ लॉक। ब्लॉक्ड स्टेट से थ्रेड रनेबल में आ जाती है, जैसे ही अनब्लॉक्ड होती है, जैसे ही अनब्लॉक होती है रनेबल में आ जाती है। ओके, देन कम्स द टर्मिनेटेड और डेड। आजकल मोस्ट कॉमन है टर्मिनेटेड टर्म, पहले था डेड थ्रेड। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम में आज आप पढ़ेंगे तो शायद आपको डेड थ्रेड सुनने को मिल जाए। दी थ्रेड विच इज नॉट एग्जीक्यूटिंग इज ए टर्मिनेटेड थ्रेड। तो टर्मिनेटेड होती कब है, व्हेन कंप्लीटेड इट्स असाइनमेंट टास्क एंड एग्जिट द रन मेथड। ओके, और ड्यू टू सम अनकॉट एक्सेप्शन, या तो कोई एक्सेप्शन आ गया अनकॉट वाला। ओके, अनकॉट एक्सेप्शन है, ऐसा कोई एक्सेप्शन है जो आपने हैंडल नहीं किया है, और एल्स all the statement written within the run method are executed and the thread is exiting the run method properly, तब भी थ्रेड क्या होती है, टर्मिनेटेड स्टेट में पहुंच जाती है। ओके, so there are four, you can, when you refer some text, then you will say blocked, suspended, waiting, timed waiting. You will read different resource, different context. Okay, different text as per the context, but there are mainly four states. In Java also, Java reflects with runnable, new, runnable, waiting, terminated, timed waiting. It represents six states. Okay, it represents six states. Okay, so uh,
what will say you new runnable blog waiting time waiting terminated. What it will say you, what it will give you कि भैया इस पर्टिकुलर स्टेट्स में है, ओके, कि वेट कर रही है या टाइमर के साथ वेट कर रही है, दैट स्टेट विल स्पेसिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग. ओके, नाउ व्हाट विल डू, वी विल ड्रॉ अ लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड. वी विल ड्रॉ अ लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड. तो थ्रेड कहाँ कहाँ हो सकती है, न्यू रनेबल टर्मिनेटेड ब्लॉग. ओके, ये थ्रेड हमेशा अपनी लाइफ साइकिल न्यू से स्टार्ट करती है. तो न्यू पे कब आती है, व्हेन क्रिएटेड. ओके, न्यू से कहाँ मूव करती है वो, रन पे. किसके कारण, स्टार्ट मेथड कॉल्ड. ओके, अब रनेबल से आइदर या तो वो ब्लॉक्ड स्टेट पे जा सकती है या टर्मिनेटेड पे जा सकती है. तो ये टर्मिनेटेड पे चली गई. कैसे गई टर्मिनेटेड पे भैया, completed all assigned tasks, okay, and exit the run. ओके, रन मेथड के कॉल को क्या कर लिया, एग्जिट कर लिया. देयर इज अ सेकंड रीजन, ड्यू टू सम एक्सेप्शन. ओके, तो क्या होगा भैया, एक्सेप्शन के कारण भी टर्मिनेटेड में चली जाएगी. अब ब्लॉक्ड में क्यों जाती है, ब्लॉक्ड में जाने का कारण है आईओ. ब्लॉक्ड मीन्स इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रही है. दूसरा कारण है वेटिंग फॉर लॉक. तीसरा कारण है स्लीप. ओके, तो ये 3 कारण है लॉक में जाने के. अब लॉक से बाहर आने के कारण भी होंगे इनके अपोजिट. तो पहला हो जाएगा भैया आपका आईओ कंप्लीट. ठीक है भैया, ब्लॉक्ड फॉर आईओ, आईओ कंप्लीट. दूसरा आपका हो जाएगा लॉक एक्वायर और टाइम आउट. ओके, टाइम्ड वेटिंग मॉडल पे हुई तो क्या होगा, टाइम आउट हो जाएगा. देन कम्स स्लीप. हमेशा विथ टाइम होता है भैया, विथ टाइम होता है. तो स्लीप टाइम ओवर. So this will what create, this will these are the reasons for coming back from blocked to runnable. और फिर अपना टास्क परफॉर्म करके कहाँ चले जाएगी भैया, अपना टास्क परफॉर्म करके कहाँ चली जाएगी, रनेबल टर्मिनेटेड स्टेट में. ओके, तो दिस इज द लाइफ साइकिल, थ्रेड लाइफ साइकिल. ओके, चलें मूविंग फॉरवर्ड. हाउ टू क्रिएट ए थ्रेड, कैसे क्रिएट करें थ्रेड को. तो there are two ways by implementing runnable interface. या तो आप रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दो, और बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास. ओके, both are appropriate, both methods are appropriate, or both ways are appropriate, either by runnable, either by thread class. Okay, so what happens, it's up to you to decide, either I want to implement, either I want to extend. For example, if you want to create a class as a thread class, and that class is already that class is already extending some other class, so this method won't work, this method won't work. So then you have to go for the interface. Okay, so you have to decide which method to use. Both are very similar ways. Both are very similar ways. Okay, so let's first explore. Let first explore the by implementing runnable interface. Okay, to create a thread by implementing runnable interface.
अब यहाँ पे रनेबल इंटरफेस क्या होता है ये समझ लेते हैं। रनेबल इंटरफेस कंटेन्स ओनली वन सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, रनेबल एक इंटरफेस है जिसके पास एक अकेला सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, and this interface is defined in java.lang package. This interface is defined in java.lang package. So what you can do, this run method is available in the that runnable interface. All the tasks of the thread must be written in this method. मतलब आपको थ्रेड से जो भी टास्क कराना है वो इसके अंदर लिखा रहेगा। Either you can create a small method for the task and call all those methods from the run, or what you can do, what you can do, you can you can write the complete code within the run method. Okay, so that is the runnable interface. अब ये बताइए, if an interface contains only one single abstract method, what will you call that interface? Please respond. अगर एक इंटरफेस सिर्फ एक अकेला सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंटेन करता है तो उसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल इंटरफेस। देखिए मैं एग्जाम में सीधे पूछ लूंगा, हाँ मैं एग्जाम में सीधे पूछ लूंगा कि फंक्शनल इंटरफेस से यूजिंग लैम्डा एक्सप्रेशन मल्टी थ्रेडिंग इंप्लीमेंट करके बता दो, सीधे पूछ लूंगा एग्जाम में। ओके, तो फंक्शनल इंटरफेस होता है एंड दिस रनेबल कैन बी अ टारगेट फॉर लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, आई होप यूल अंडरस्टैंड। चलिए हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस we have to follow the simple steps. Okay, step 1, implement runnable interface and overrides run method. Okay, step 1 is implement runnable interface and override the run method. Okay, so here is the example. Public class myRunnable implements runnable and I am overriding the method public void run system.out.println hello runnable. This is the task of thread. ठीक है भैया, थ्रेड का ये एकदम सिंपल टास्क है, एकदम सिंपल टास्क है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो ये एक सेपरेट क्लास बनेगी भैया, सेपरेट क्लास बनेगी। देन वी कम टू स्टेप टू, दिस स्टेप 2, 3 and 4 will be written in an separate method where you want to create the thread. Okay, step 2, 3 and 4 are placed in method from where you are creating the thread. Okay, तो क्या करना पड़ेगा भैया स्टेप 2 में? क्रिएट रेफरेंस ऑफ रनेबल। रनेबल का रेफरेंस बनाने का तरीका क्या है? रनेबल, द नेम ऑफ रेफरेंस इज टारगेट न्यू रनेबल। देखिए ये पेरेंट, ये चाइल्ड। अ पेरेंट रेफरेंस कैन होल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड। या तो इस तरीके से बना लें या दूसरा तरीका नीचे लिख रहा हूं, दूसरा तरीका आप कर सकते हैं, माय रनेबल रेफरेंस इक्वल्स टू न्यू माय रनेबल। ओके, so you have to create a reference of runnable and initialize it with the object, okay,
Step 3 will be create object of thread class and pass the runnable reference as an argument in constructor. ओके, तो ये जो हमने रनेबल का रेफरेंस बनाया था टारगेट, इसको क्या करना है, एज एन आर्ग्यूमेंट इन कंस्ट्रक्टर भेजना है. दिस रनेबल इज द टारगेट फॉर स्टार्ट मेथड. स्टार्ट मेथड के लिए ये रनेबल अब टारगेट हो जाएगा. इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग एनी टारगेट, then start method will call the run method of thread class. So this passing the runnable as an argument, this will associate run method with the start method of thread class. thread के argument में runnable को as an target भेज दिया, तो क्या होने वाला है, थ्रेड क्लास के रन मेथड में थ्रेड क्लास के स्टार्ट मेथड से जो रन को कॉल होगा वो टारगेट वाले मेथड के टारगेट वाले रनेबल के रन को कॉल होगा. Now, how to create object? See, how to create an object. Thread T1, new thread, runnable. Okay, this is our target. This is our target. ये देखिए हमने यहाँ पे जो टारगेट क्रिएट किया था, हम या तो ये नाम लिख देते यहाँ पे. ओके, यहाँ पे हमको ये टारगेट लिख देना था. ओके, ठीक है भैया, या रनेबल का कोई भी रेफरेंस लिख सकते थे, जो कि हम इसको हटा देते हैं, ऐसा कट कर लेते हैं और इसको रनेबल लिख देते हैं, सो दैट विल बी क्लियर फॉर यू. So this is the reference runnable we are passing is an argument. Now the last step, call the start method of thread class. किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करना है तो क्या करते हैं, हम उसके ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, मेथड को कॉल कर लेते हैं. This will invoke run method of target and execute all the tasks. Okay, and execute all the tasks that that are the statements written in run method. Okay, I hope these steps are clear. I hope these steps are clear. By implementing it through runnable interface. Now by extending thread class. तो दूसरा तरीका है कि हम एक्सटेंड करते हैं थ्रेड क्लास को. तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा हमको, काइंडली फॉलो दी स्टेप्स. ओके, जहाँ पे भी स्टेप है, वहां कितने थे 4, यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं 3, यहाँ कितने स्टेप्स हैं 3. तो पहला स्टेप, ओके, क्रिएट अ क्लास एंड extend thread class. Okay, thread class is available in java.lang package. Okay, create a class, extend the thread class and override the run method. Similar, कैसे सिमिलर है, अभी हमने इंटरफेस इंप्लीमेंट किया था और क्या किया था, रन मेथड को ओवरराइड. तो यहाँ देख लीजिए, पब्लिक क्लास माय थ्रेड extends thread. Okay, and here what we are going to do, overriding the run method, simple public void run, and we are asking for a statement sopln hello thread. Okay, it's a simple sopln statement and we are closing the class. So this is the step 1, similar to that of runnable. वहाँ runnable implement कर रहे थे, यहाँ thread extend कर रहे हैं नई class बना के. Now there is a step 2, you have to create the target. Okay, target for start method. But in this particular case, you do not need that step 2. तो यहाँ पे step 1 हो गया, ये step 2 हो गया है क्या,
वहां का जो 3 था वो 2 हो गया, 4 था वो 3 हो जाएगा। स्टेप 2 रिमूव हो जाता है इस प्रोसेस से। तो क्या था भैया, क्रिएट दी ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास, ओके, बाय यूजिंग एनी कंस्ट्रक्टर। ओके, अभी डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर। एग्जांपल देख लें, माय थ्रेड t1 इक्वल्स टू न्यू माय थ्रेड। एक दूसरा एग्जांपल भी देख लें, दूसरा एग्जांपल भी देख लें। थ्रेड t2 इक्वल्स टू न्यू माय थ्रेड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। भैया सर आपने, सेकंड वाला तो रेफरेंस हो जाएगा ना? बेटा सेकंड वाला रेफरेंस नहीं है, सेकंड वाला ये है कि पेरेंट के रेफरेंस में, पेरेंट के रेफरेंस यस में सर। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, पॉलीमॉर्फिक ओके बिहेवियर। ठीक है, ओके, ओके दोनों तरीके से कर सकते हैं। द प्रिफर्ड वे इज दिस, द प्रिफर्ड वे इज दिस। ओके, ओके सर। चलें। तो ये हो गई हमारी बात 2 स्टेप की। नाउ आई हैव टू रिमूव द इंक, नाउ आई हैव टू रिमूव द इंक फ्रॉम द स्लाइड। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। On count of 3 I am deleting the, erasing all the ink. 1 2 3। थैंक यू। तो ये तो हो गया हमारा स्टेप 1। स्टेप 2, अब स्टेप 3, similar to that of runnable, what, call start method of thread class। ओके, कैसे करेंगे, हमने ऑब्जेक्ट बनाया था थ्रेड का t1 इक्वल्स टू, सॉरी, t1 डॉट स्टार्ट। ओके, t1 डॉट स्टार्ट, डन। हमने क्या किया, t1 डॉट स्टार्ट कॉल कर लिया। नाउ दिस स्टार्ट मेथड विल इन्वोक, नाउ दिस स्टार्ट मेथड विल इन्वोक द रन मेथड ऑफ parent thread class, the run method of parent thread class। ओके, चले भैया आगे बढ़ते हैं। थ्रेड प्रायोरिटीज की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं थ्रेड प्रायोरिटी की। अब देखो, हर थ्रेड की प्रायोरिटी होती है ना। आप रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और आपके पीछे एम्बुलेंस आ गई, तो क्या करोगे आप, उसको साइड दे दोगे, है ना, उसको ओवरटेक करने दोगे क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है। और मिनिस्टर साहब की गाड़ी आ गई तो उसको भी आप आगे जाने दोगे, बिकॉज दे हैव हायर प्रायोरिटी। ओके, सो इन केस ऑफ थ्रेड्स आल्सो हैव एन हायर प्रायोरिटी दैट विल लीड टू देयर एग्जीक्यूशन। अगर कोई हायर प्रायोरिटी थ्रेड आई है तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी फॉलो करता है कि उसको एग्जीक्यूट हो जाने दें। इन क्रिटिकल सिचुएशन हायर प्रायोरिटी थ्रेड्स arise, okay, or arrive, where they want their execution to complete it first। So every thread has a priority। Threads with higher priority are executed in preference to threads with lower priority। okay, तो थ्रेड की प्रायोरिटी होती है हायर, हायर प्रायोरिटी वाले कहाँ चले जाते हैं भैया, हायर प्रायोरिटी वाले पहले एग्जीक्यूट करते हैं, लोअर प्रायोरिटी वाले आफ्टर दैट एग्जीक्यूट करते हैं। वन मोर थिंग, that if you want to control the execution, that you cannot। ये किसके पास होता है भैया, थ्रेड शेड्यूलर के पास होता है, और थ्रेड शेड्यूलर इज कंट्रोल बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपने प्रायोरिटी कुछ भी सेट कर दी है, थ्रेड शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली प्रायोरिटी सेट करेगा। कभी कभी जावा की हाई प्रायोरिटी थ्रेड्स भी प्रेफरेंस में नहीं एग्जीक्यूट करती। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, जावा ने बोला कि हम एक पैच दे देंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, तो वो पैच विल हमारी थ्रेड की हाई प्रायोरिटी को हाई ही मानेगा, करप्टेड नहीं मानेगा। ओके, सो
शेड्यूलिंग आप प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, बट उसकी कोई गारंटी नहीं है कि एग्जीक्यूशन होगा। अब बात करते हैं भैया यहाँ पे, when code running in some thread creates a new thread object, the new thread has its priority initial set equal to the priority of creating thread। ठीक है भैया, अगर किसी थ्रेड, जावा का जो मेन प्रोग्राम है उसको कौन सी थ्रेड एग्जीक्यूट करती है, एक्सेप्शन के टाइम पे पढ़ते थे ना हम, एरर इन मेन थ्रेड, एरर इन मेन थ्रेड, याद है कि भूल गए? चलें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उनकी प्रायोरिटी उस थ्रेड के इक्वल होती है जिसने उसको क्रिएट किया है। sometime what you can do you can change the priority, you can change the priority after getting an initial priority, you can change the priority। okay, चलें देखते हैं कि कांस्टेंट फील्ड क्या डिफाइन है थ्रेड क्लास के अंदर। तो ये थ्रेड क्लास के पास बहुत सारी कांस्टेंट फील्ड डिफाइन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये अंडरलाइन के कारण आपको कांस्टेंट फील्ड का नाम नहीं दिख रहा है, ये है मैक्स अंडरस्कोर प्रायोरिटी। ओके, so it's a constant defined by the thread class, it's a type of integer constant, static। अब static है तो कॉल कैसे होगा, by using the class name thread dot max priority, the maximum priority that a thread can have। okay, either what you can do, you can use any integer value from 0 to 10, where 10 is the highest, 5 is the normal, 1 is the lowest priority। okay, so from these values, you can also set the priority of thread। okay, चलें, तो मैक्स प्रायोरिटी की वैल्यू होती है 10, मिन की वैल्यू होती है 1, नॉर्म की वैल्यू होती है 5। ओके, the maximum priority that a thread can have is max priority, the minimum priority a thread can have is min priority, the normal priority a thread can have is norm priority, or the default priority that is avoided। okay, that is the default property if you are not explicitly changing the priority। okay, तो ये कांस्टेंट के फॉर्म में डिफाइन है, आइदर यू कैन यूज दिस कांस्टेंट व्हाइल सेटिंग द प्रॉपर्टी, और यू कैन यूज योर ऑन assumptions की दो प्रायोरिटी देनी है, कि 4 प्रायोरिटी देनी है, कि 5 प्रायोरिटी देनी है, कि 1 प्रायोरिटी देनी है। ओके, any value nearer to 1 will give minimum priority, any value nearer to 10 will give maximum priority। okay, so this is the priority of thread। moving forward, we'll look into the constructor of thread class। okay, so we have a default no argument constructor, allocates a new thread object। then we have one more constructor, thread, which accepts one argument, that is the runnable target, so it allocates a new thread object, then thread runnable, and even the name of thread, you can, yes, you can name the thread, allocates a new thread object and name it as per argument। okay, then comes the thread string name, only the name of thread, or allocates a new thread object with the given name, okay, तो ये 4 कंस्ट्रक्टर तो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। अपार्ट फ्रॉम दिस 8+ constructors are available in Java library। okay, that is the java.lang.thread class, so you can explore the documentation। okay, चलें कुछ मेथड देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड जो हम देख रहे हैं वो स्टैटिक है, दैट इट विल रिटर्न एन रेफरेंस टू थ्रेड, मतलब थ्रेड का ऑब्जेक्ट रेफरेंस करेगा। मेथड का नाम है करेंट थ्रेड। ओके,
returns a reference to the currently executing thread object. जो ऑब्जेक्ट अभी एग्जीक्यूट कर रहा है उसका रेफरेंस आपको रिटर्न कर देगा. ओके हमें जरूरत क्यों पड़ती है? समटाइम वी वांट टू set the priority or check the priority of the current thread or change the name of the current thread. Okay, then you will get the get name method. thread का नाम होता है, नाम को जानने के लिए हम क्या यूज करेंगे? get name. Every thread has a priority. If not explicitly given, it will have the parent priority or the norm priority. So int get priority will return the value of priority in the integer form. Then boolean is alive. It is used to check whether the thread is terminated or not, that is alive or not. Okay, so when the thread is alive, that means it can execute more tasks or it's waiting for some resource. Okay, if the thread arrives returns a false value, then the thread must be gone. Okay, then the thread must be terminated. Okay, then comes the void run. Okay, if this thread was constructed using a separate runnable method, हमने बोला ना दो तरीके से हो सकते हैं. अगर रनेबल मेथड के थ्रू बना है, रनेबल इंप्लीमेंट करके बना है, तो यूजिंग द रनेबल रन ऑब्जेक्ट, then that runnable object's run method is called. Otherwise this method does nothing and returns. Okay, void है तो कुछ करता नहीं है. Okay, और रिटर्न कर जाता है. ठीक है, I hope that is clear कि run क्या करता है. So now comes to some more method, that is set name. To set the name of the thread, you can use set priority, and as a new priority what you can use, thread dot max priority. Okay, I hope that is clear कि set priority कर सकते हैं हम. Yes, Then sir. comes static void sleep. It accepts one argument in long millisecond. करता क्या ये मेथड? Causes the currently executing thread to sleep. Okay, temporary cease the execution. मतलब टेम्पररी वो काम करना क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा. ओके, फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मिलीसेकेंड, subject to the precision and accuracy of the system timer and scheduler. तो सिस्टम के जो टाइमर्स हैं उनका जो शेड्यूल है, एज पर दैट शेड्यूल क्या होता है भैया? एज पर दैट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, सिस्टम क्या करता है? टाइम फिक्स करता है. तो कभी कभी कुछ सिस्टम में 10 सेकंड, 9:45 सेकंड्स में हो जाते, 9.45 मिली सेकंड में हो जाते हैं भैया. ओके, कुछ सिस्टम में डिफरेंट होता है. सो एज पर द सिस्टम टाइमिंग एंड द शेड्यूलर, वो स्लीप से क्या करेगा? रिकवर करेगा. स्लीप से क्या करेगा? रिकवर करेगा. और स्लीप से बाहर आने के बाद कहाँ चलाएगा? रनेबल में. देन कम्स void start, causes this thread to begin execution. The Java virtual machine calls the run method of this thread. ओके, इस थ्रेड के क्या करता है? जावा वर्चुअल मशीन उस पर्टिकुलर थ्रेड का रन मेथड एग्जीक्यूट कर देता है. ओके, so these are the methods. So do you want me to keep the discussion continue and execute the code, or should we wait for next class? सर नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. Yes, I For have next class. seen the, yes, Yes. thank you. Okay, I am stopping this. We'll send the PPT. Thank you class. सर ये सारे पीपीटी क्लासरूम पे है क्या? नहीं, अभी बेटा क्लासरूम पे सिर्फ एक पीपीटी है, दैट इज फंक्शनल इंटरफेस एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग. दोनों पीपीटी क्लासरूम पे हैं. ओके आज आ सर. जाएगी मल्टी थ्रेडिंग की पूरी पीपीटी, है ना. 2 पीपीटी इससे पहले एक पढ़ी थी, एक ये आज पढ़ी है ना. ठीक ओके है, सर. ओके, थैंक यू क्लास. थैंक यू सर.